नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अविसन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज हम लोग आपके साथ जो जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है रेट्रो टैक्सेशन केस। और ब्रैकेट में आप देख रहे हो लिखा हुआ है वोडाफोन और लिखा हुआ है 1.2 अरब डॉलर का मामला। ठीक है, तो इन सारे चीजों के ऊपर यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि ये रेट्रो टैक्सेशन केस क्या है या फिर रेट्रो टैक्सेशन चीज क्या है, वोडाफोन इसमें कैसे जुड़ गया। और यहाँ पे 1.2 अरब डॉलर का बात किया जाए तो 1.2 डॉलर इतना ह्यूज अमाउंट का मनी यहाँ पे कैसे इंक्लूड हो गया, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे एविसन इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा। देखिए, एविसन इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा बेस्ट कोचिंग फैकल्टी के द्वारा कोचिंग प्रोवाइड करवाता है। और यहाँ पे हम लोग एविसन का एक ऐप है आपका, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप के द्वारा आपको नए नए वीडियोस मिलेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा, डेली बेसिस वोकैब्स मिल जाएंगे, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ऐप से। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक। देखिए, ये है आपका वोडाफोन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस। ठीक है, इसमें जाने से पहले हमें एक चीज के बारे में जानना है, वो है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या चीज है? आर्बिट्रेशन, मान लीजिए कि एक कंपनी है ए बोल के। ठीक है, ये कंपनी कौन से कंट्री की है? ये है सिंगापुर की। सपोज ये कंपनी है जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, ओके, ए। और दूसरी कंपनी जो इसकी ही सब्सिडियरी है, दैट इज योर बी। हम कह सकते हैं इसकी सिस्टर कंपनी है। मान लो वो कंपनी है आपका इंडिया में, ओके। अब सिंगापुर का ये ए बेस्ड कंपनी है जिसका एक ब्रांच है या फिर एक पार्ट है इंडिया में। तो इंडिया जो है इस कंपनी से टैक्स लेगी कि नहीं लेगी? नेचुरल सी बात है, टैक्स लेगी। ठीक, तो इसे हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेशन टैक्स, ओके। अब केस क्या है, चलो पहले थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। पहले कंपनी हुआ करती थी टेलीकॉम कंपनी, सबने नाम सुना है, दैट इज योर हच। इंडिया में इस नाम से चलता था। एक्चुअली इस कंपनी का नाम है हचिसन वामो। ठीक है, ये हज जो है ये आपका सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, ओके। ये आपका सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, ओके। और इसी का एक पार्ट आपका चलता था इंडिया में। ठीक है, इंडिया में चलता था तो हज जो है इंडियन गवर्नमेंट का जितना भी यहाँ पे टैक्स बनता था वो पे करता था। बट 2007 2007 में क्या हुआ, एक नेदरलैंड बेस्ड कंपनी, ठीक है, नेदरलैंड की कंपनी है वोडाफोन बोल के। उन्होंने क्या किया, ये हचिसन वाम्पोआ जो कंपनी है उसका 67% टैक्स जो है 11 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंगापुर बेस्ड कंपनी जो है हचिसन वाम्पोआ, उसका 67% टैक्स नेदरलैंड बेस्ड एक कंपनी वोडाफोन ने खरीद लिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, हज का जो इंडिया का जितना भी एसेट था, टेलीकॉम छोड़ या फिर इंटरनेट या फिर नेटवर्क, जितना भी जो भी एसेट था हज का, बिजनेस का, वो सारा किसके पास चला गया? वो सारा चला गया आपका वोडाफोन के पास। ठीक है, तो यहां पे दो बातें हो गई। क्या हो गई, इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा वोडाफोन को कि देखिए, इंडिया में बेस्ड ये कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में उन्होंने रजिस्टर मार्क था, इनका उनका रजिस्ट्रेशन था। तो अब उनका जो टैक्स बनता है, आपने एक चीज खरीद लिया यहाँ पे, अब इंडिया का जो टैक्स बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इंडिया का, उन्होंने वोडाफोन से ये कहा। बट एक बात है, ये आर्बिट्रेशन जो टैक्स है, आर्बिट्रेशन जो टैक्स है, ये इंडिया में एप्लीकेबल है। बट इन केस ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर में आर्बिट्रेशन टैक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। मतलब वोडाफोन जो है उन्होंने एक्चुअली सिंगापुर बेस्ड हचिसन वाम्पाओ को खरीदा है। इसके वजह से उनके पास जो हज का पूरा टेलीकॉम बिजनेस है, टेलीफोन बिजनेस है, वो चला गया है। ठीक है, तो वोडाफोन का कहना है भाई हमने इंडिया का कोई कंपनी तो खरीदा है नहीं, तो हम इंडिया को आर्बिट्रेशन टैक्स पे भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये केस वहां से शुरू हुआ। ये क्या था आपका? एक आर्बिट्रेशन केस था। ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट और वोडाफोन के बीच में शुरू हुआ मई 2017 में, 2007 में। तो सितंबर महीने में 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा
कि आपने जो यहाँ पर आपका जो कंपनी है उसके ऊपर बेस करके आपको 7,990 करोड़ इसका आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपका जितना भी कैपिटल है सब कुछ मिला के आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। और वोडाफोन जो है उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और बस वहीं पे शुरू हुआ इंडियन गवर्नमेंट और वोडाफोन के बीच में क्लैश, जो आज हम लोग का मेन टॉपिक है। अब दोस्तों आपको एक चीज तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रही है कि ये छोटा मोटा मामला तो है नहीं कि आज ओपन हुआ और कल ये केस बंद हो गया। ये एक लंबा चलने वाला मामला था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मनी जो था वो ह्यूज था। 11 बिलियन डॉलर्स में उन्होंने टेक खरीदा था और इंडियन गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको चार्ज किया 7,990 करोड़ रुपीस। दैट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक। तो अब ये केस चलने लगा। उसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया वोडाफोन के कि उन्होंने जब खरीदा था उनको टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करना चाहिए था। इसे हम लोग कहते हैं टीडीएस। ठीक है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स मतलब अगर एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर आपका कैपिटल का हिसाब चला जाता है या इनकम का हिसाब चला जाता है, तो जब उस पर्टिकुलर लिमिट में आप पहुंच जाओगे वहां पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एक परसेंटेज आपका टोटल कैपिटल का माइनस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया वोडाफोन के साथ कि आपका ये टीडीएस कटना चाहिए था, आपको ये टीडीएस पे करना चाहिए। ठीक है, बट वोडाफोन ने इनकार कर दिया। वोडाफोन ने इंडियन गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये जो डिमांड था 7,990 करोड़ का, उसको चैलेंज किया। कहां पे चैलेंज किया? उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में। ठीक है, अब बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया, मामला चलने लगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इंडियन गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में फैसला सुनाया कि हाँ, वोडाफोन को पे करना चाहिए ये अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, अब ये मामला फिर कहां चला गया? वोडाफोन ने इस मामले को चैलेंज किया हाई कोर्ट के हिसाब को कि जो उन्होंने फेवर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट दिया था, उन्होंने ये चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारे हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं वहां पे चैलेंज किया। ठीक है, अब 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया? कि नहीं, वोडाफोन जो है वो एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज पे नहीं करेगा और अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 वोडाफोन जो बात कह रही वो बिल्कुल सही है। दैट मीन्स उन्होंने एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी को खरीदा है, तो क्यों वो एक इंडिया में उसका सब्सिडियरी का लिए टीडीएस पे करेंगे या इनकम टैक्स पे करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के फेवर में फैसला सुनाया। ठीक है, अभी तक तो ये हुआ। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट को देखिए एक ह्यूज अमाउंट मनी का नुकसान हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? ओवर रूल करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। अब कैसे उन्होंने ओवर रूल किया ये हमें जानना है। उन्होंने क्या किया? 2012 साल में उन्होंने पार्लियामेंट से एक बिल पास किया। ठीक है, वो बिल क्या था? रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स। ठीक है, कौन से? ये जो अभी हमने देखा कि वोडाफोन जैसा आर्बिट्रेशन टैक्स जो है, इसके लिए इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स चालू कर दिया। ठीक है, ये इन्होंने अमेंड किया फिनेंस एक्ट में। अब इसके द्वारा क्या होने लगा? इसके द्वारा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जैसे ही टैक्स इन्होंने अप्लाई किया, इससे क्या हुआ? वोडाफोन को जो 7,990 करोड़ का टैक्स भरना था, इंडियन गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि फिर से वोडाफोन को ये टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तब वोडाफोन ने क्या किया? तब वोडाफोन ने इंडियन गवर्नमेंट का ये जो फिनांस एक्ट है 2012 का, इसके अगेंस्ट में केस किया। ठीक है, तो एक था आपका आर्बिट्रेशन केस। ठीक है, जो 2007 से शुरू होकर 2012 तक चला और उसके बाद 2012 में जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने फिनांस एक्ट को अमेंड किया, उसके बाद ये आर्बिट्रेशन केस जो है वो बन गया आपका क्या? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस। ठीक है, अब हमें जानना है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस है क्या, ये हमें जानना है। चलिए देखते हैं। देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस ये है कि थोड़ी देर पहले हमने आर्बिट्रेशन टैक्स के बारे में बात किया। ठीक है, अब ए कंपनी है, उनका कोई एक सिस्टर कंपनी जो बी है, वो
किसी एक्स वाई जेड कंट्री में है, ठीक है। अगर इस कंपनी में इसका कोई सिस्टर कंपनी है तो फिलहाल ही इसका मेन जो कंपनी है वो दूसरे किसी कंपनी मतलब कंट्री के बेस में हो, लेकिन इस कंपनी में जब इस कंट्री में जब उसका सिस्टर कंपनी है तो इस कंट्री को भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और रेट्रोस्पेक्टिव हम लोग क्यों कह रहे हैं? रेट्रो नाम से आपको पता चला पुराना, मतलब 2012 से पहले भी अगर ऐसा कोई केस या ऐसा कोई डील हुआ होगा तो वहां पे भी आपको उस टैक्स की भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। उस टैक्स की आपको भरपाई करनी पड़ेगी। ये एक टैक्सेशन सिस्टम का पहले लूप होल था। लूप होल मतलब जहां से कंपनी टैक्स ना दिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के आंख में धूल झोंक सकता है, ठीक है। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद से ये लूप होल सारे बंद हो गए। अब कंपनियों को क्या है, फिलहाल क्योंकि उनका मेन ब्रांच दूसरे किसी कंट्री में है और इस कंट्री में वो उनका सब्सिडरी या सिस्टर ब्रांच चला रहे हैं, तो इस कंट्री को टैक्स नहीं देंगे, ये बात हम लोग नहीं कह सकते। मतलब यहां पे भी उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। यही है आपका आर्बिट्रेशन सॉरी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब यहाँ पे ग्लोबल इफेक्ट क्या है? इंडिया ने तो ये टैक्स जो है ये 2012 में चालू किया। इंडिया के अलावा यूएस, यूके, नेदरलैंड्स, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इटाली, इन सब में रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स सिस्टम अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे कंपनीज जो है वो बिना टैक्स दिए नहीं भाग सकते, या प्रीवियसली इनका अगर कोई भी टैक्स बचा है एक सर्टेन टाइम से पहले, वो टैक्स भी इनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ, अभी इसके साथ क्या रिलेटेड है। अब गवर्नमेंट ने ये ग्लोबल आउटरीच, अब ग्लोबल आउटरीच का मतलब यहाँ पे क्या है? देखिए आप समझ ही रहे हो कि वोडाफोन एक नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है जिसमें अचानक से एक नुकसान को भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फिनेंस सिस्टम जो है उसको अमेंड कर दिया था। मतलब इसका भरपाई भी तो गवर्नमेंट को करना था। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जो है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो है वो क्रिटिसाइज करने लगी इंडियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन को। तो इस डिसीजन को इंडियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करने लगी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्हें इतने क्रिटिसिज्म मिले, उन्होंने सेटल करने का कोशिश किया वोडाफोन के साथ, बाहर ही इस मैटर को सेटल करने का कोशिश किया, बट कोई भी फायदा नहीं हुआ। एज यूजुअल वो केस चलता रहा। 2014 में टेलीकॉम एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने फिर से इस इशू को रिसॉल्व करने का कोशिश किया, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। 2014 में गवर्न वोडाफोन ने क्या किया, उन्होंने एक आर्बिट्रेशन फाइल किया, किसके अगेंस्ट? इंडिया के अगेंस्ट एट द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट हेग अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड नेदरलैंड्स। इंडिया एंड नेदरलैंड्स के बीच में एक बायलैटरल ट्रीटी था जिसके आर्टिकल 9 में डिस्प्यूट्स के बारे में लिखा था, ठीक है। आर्टिकल 9 क्या है ये भी हम जानेंगे, उसमें क्या होगा ये भी हम जानते हैं। इसको लेके उन्होंने इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट हेग, ये जो है यहाँ पे वोडाफोन ने एक आर्बिट्रेशन इनिशिएट किया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए इसके बाद आर्टिकल 9 के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। आर्टिकल 9 क्या है? अगर कोई भी मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है और दूसरा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, मतलब यहाँ पे वोडाफोन एंड इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे वोडाफोन एंड इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है। अगर उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उनको क्या करना है, अदर कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी शैल एज फॉर पॉसिबल बी सेटल्ड एमिकेबली थ्रू नेगोशिएशन, उनको नेगोशिएशंस के द्वारा इसको रिसॉल्व करना है। द पार्टी इंटेंडिंग टू रिसॉल्व सच डिस्प्यूट थ्रू नेगोशिएशन शैल गिव नोटिस टू अदर ऑफ इट्स इंटेंशन। अगर कोई पार्टी, मान लीजिए यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश किया था निगोशिएट करने का, तो उनको पहले वोडाफोन जो है उनको इंटीमेशन देना पड़ेगा कि हाँ हम ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है। यही आर्टिकल 9 है, किसमें लिखा हुआ है? बायलैटरल ट्रीटी जो है इंडिया एंड नीदरलैंड्स के बीच में, वहां पे लिखा है। और ये ट्रीटी का आर्टिकल 9 का मेन फंडा क्या है? इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अगर किसी भी दो
पार्टी के बीच में इन्वेस्टमेंट के लेके अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उनको ये बात अलग से नेगोशिएट करके सेटल करना पड़ेगा। जो पार्टी इसको रिसॉल्व करना चाहता है उसको दूसरे पार्टी को पहले ही इंटीमेट करना पड़ेगा। तो जो भी है इसको लेके वोडाफोन ने एक परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट जो है वहां पे इंडिया के अगेंस्ट एक केस कर दिया। अब बायलैटरल ट्रीटी तक क्या था देखते हैं। 1995 में इंडिया और नेदरलैंड्स ने एक बायलैटरल ट्रीटी साइन किया था किसके ऊपर, फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय कंपनीज ऑफ ईच कंट्री इन अदर जुरिडिक्शन। ठीक है, द टू कंट्रीज वुड अंडर द बीआईटी एंश्योर दैट द कंपनीज प्रेजेंट इन ईच अदर जुरिडिक्शन would be at all times be accorded fair and equitable treatment। इसमें लिखा हुआ था कि इन्होंने प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन इन्वेस्टमेंट जो है इसके रिगार्डिंग ये ट्रीटी बनाया था। इसमें क्या होगा, अगर किसी दूसरे कंट्री में या दूसरे कंट्री में जाके ये अपना बिजनेस चालू करते हैं वो क्या करेंगे, फुल प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी एंजॉय करेंगे उनके टेरिटरी में। ये एक ट्रीटी हुआ था और ये ट्रीटी एक्सपायर कब हुआ, ये ट्रीटी एक्सपायर हुआ 2016 के सितंबर के महीने में 22 तारीख को। ठीक है, ये था इंडिया और नेदरलैंड्स के बीच में ट्रीटी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा। अब देखिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द हेग में जो आपका केस हुआ उसमें केस क्या फाइनल हुआ, एक केस फाइनल हुआ। उन्होंने उस कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो डिमांड था 22,100 करोड़ का कैपिटल गेन का वोडाफोन कंपनी के ऊपर 2007 का जो डील हुआ था इसमें एक ब्रीच हो रहा है। ब्रीच मतलब इसका उल्लंघन हो रहा है। कौन सी चीज का उल्लंघन हो रहा है, द ब्रीच गारंटी ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, इसका ब्रीच हो रहा है। ठीक है, इन्होंने और भी कहा कि इंडिया जो है वो वायलेट कर रहा है। क्या वायलेट कर रहा है, इंडियन नेशन कमीशन ऑफ ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ UNCITRAL, इंडिया इसका वायलेशन कर रहा है। और क्या है, इन्होंने ऑल इंडिया को और एक कहा मतलब यहाँ पे इन्होंने इंडिया को सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया कि अगर ये और कोई भी टैक्स डिमांड नहीं कर सकते हैं वोडाफोन ग्रुप के साथ। ये इन्होंने फाइनल डिसीजन अपना सुनाया। ठीक है, ये 2020 के सितंबर के महीने में ये इन्होंने अपना फैसला सुनाया। ठीक है, बट इंडिया जो है ये फिर से 2020 के 21 दिसंबर में इन्होंने ये आर्बिट्रेशन वर्ड जो है ये सिंगापुर में इन्होंने चैलेंज किया। अब इन्होंने सिंगापुर में इसको चैलेंज क्यों किया, क्योंकि ये एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी जिसका 67% स्टेक वोडाफोन ने एक्वायर किया था। इसीलिए इंडिया ने इस बार चैलेंज जो है वो सिंगापुर में किया था। इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर मतलब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के ऊपर और एक केस हाल ही में हम लोग के सामने आया। ये भी इंडियन गवर्नमेंट हार चुकी है। किसके अगेंस्ट में, कायरन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने उनको कहा था कि 1.2 बिलियन डॉलर जो है इसका इनको टैक्स भरना था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये केस भी हार चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका वोडाफोन रेट्रोस्पेक्टिव केस जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो मिलते हैं अगले दिन किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।